हाल ही में माओवाद के एक टॉप कमांडर के द्वारा तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया। उनके साथ ही 19 और कैडर्स के द्वारा भी आत्मसमर्पण किया गया है। इस घटना को भारत में और विशेष तौर से छत्तीसगढ़ में माओवाद के अंत की शुरुआत माना जा रहा है, उसके संकेत के रूप में देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है और साथ ही भारत को नक्सल मुक्त करने की सरकार की रणनीति क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वर्तमान घटना को जान लेते हैं। वर्तमान घटना यही है कि माओवाद के एक शीर्ष कमांडर जो कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 1 के शीर्ष कमांडर थे, जिनका नाम है बरसा देवा, इनके द्वारा यह आत्मसमर्पण किया गया है। साथ ही आप जानते हैं कि पिछले साल वर्ष 2025 में नवंबर के महीने में एक हिंसात्मक माओवादी जिनका नाम था मडवी हिडमा, उनका एनकाउंटर कर दिया गया था। इन पर हिडमा पर 1 करोड़ से अधिक की इनामी राशि घोषित की गई थी और साथ ही बरसा देवा पर भी 50 लाख से अधिक की इनामी राशि घोषित की हुई थी। तो हिडमा का एनकाउंटर हो गया था और अब बरसा देवा का आत्मसमर्पण हुआ है। इस घटना को बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि ये दोनों ही छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुवर्ती गांव के हैं, एक ही गांव के थे और दोनों शीर्ष स्थितियों पर विद्यमान थे। तो ये माना जा रहा है कि इनके आत्मसमर्पण और इनके खत्म होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में माओवाद की एक तरह से नींव हट गई है या उसकी बिल्कुल रीढ़ टूट गई है और उसके अंत के रूप में ही इस घटना को देखा जा रहा है। तेलंगाना मूल के एक और माओवादी नेता है जो कि सीपीआई-एम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के महासचिव हैं, जिनका नाम है थिप्पिरी तिरुपति, जिनको देवूजी के नाम से जाना जाता है। वो अभी भूमिगत है और उनकी तलाश जारी है। तलाश उनकी छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार की जा रही है। उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है और अगर इस घटना को अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है तो आप कह सकते हैं कि भारत में नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में एक और कदम हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये घटना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है, क्योंकि ये दोनों ही नेता कई हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे। जैसे बरसा देवा को यह माना जाता है कि इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमले किए, जिसके लिए जिम्मेदार थे। हिडमा बहुत हिंसक नेता माने जाते हैं और इन्होंने भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक तरह से बहुत घातक हमले किए हैं। बरसा देवा वर्ष 2013 में जो कांग्रेसी नेताओं पर छत्तीसगढ़ में हमला हुआ था, एक घातक हमला हुआ था, उसके लिए भी जिम्मेदार थे। तो अब इस तरह की हिंसक घटनाओं में बेहद कमी आ जाएगी। पहले ही कमी आ चुकी है। अब आप कह सकते हैं कि नागरिकों को अपनी जान हिंसक घटनाओं के कारण नहीं गंवानी पड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण रहा है भारत की जो नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति है। उस रणनीति को जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरी करा देगा। अगर इस कोर्स को करने के बाद आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। अगर आप इस फीस पर भी डिस्काउंट चाहते हैं तो इस कोर्स को लेते समय आप मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको इस पर भी डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस कोर्स से संबंधित जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है, इंग्लिश का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। इंग्लिश के बैच में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन जो मटेरियल उपलब्ध होगा वो इंग्लिश में होगा। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स आपको प्राप्त होंगी, जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। एक तरह से संपूर्ण पैकेज है। इससे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने आपको रजिस्टर करा दीजिए, इससे जुड़ जाइए कोर्स से। और किसी भी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सी भारत की रणनीति है जिसके माध्यम से भारत सरकार ने नक्सलवाद से भारत को मुक्त कराने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं? हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो पहले से ही घोषित कर दिए हैं कि भारत को 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाना है। और इसके लिए वर्ष 2015 में एक महत्वपूर्ण रणनीति घोषित की गई थी। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के प्रति एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, एक नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया था वर्ष 2015 में ही। इस एक्शन प्लान के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसे जगहों पर नक्सलवाद को समाप्त करना है जो जिले
नक्सलवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं या जो प्रभावित थे। सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर स्ट्रेंथन करना है। इस नीति के तहत लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित जिलों में जो डेवलपमेंट वर्क है उनको आगे बढ़ाना है, और डेवलपमेंट वर्क को आगे बढ़ाने के साथ साथ कानूनी ढांचे को भी मजबूत करना है, जो कानूनी ढांचा वस्तुतः दंडात्मक होने के साथ साथ कुछ पॉलिसीज में सुधार करता हो, या आप कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट नीति को भी बढ़ावा देना है कुछ कानूनों के माध्यम से। इसको आप एक कैटेगरी में भी रख सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के अंतर्गत हमने एक ऑपरेशन चलाया, वर्ष 2010 में चलाया था, ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट के अंतर्गत नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, विशेष तौर से सीआरपीएफ, उनकी तैनाती की गई, और विशेष तौर से नक्सलवाद से लड़ने के लिए जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जैसे कोबरा फोर्सेस हैं, कोबरा फोर्सेस हैं, इसका मतलब क्या है? कोबरा फोर्सेस का कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, और आंध्र प्रदेश में आपने ग्रे हाउंड फोर्सेस का नाम सुना होगा, ग्रे हाउंड फोर्सेस। इस तरह की फोर्सेस को तैनात किया गया, नक्सलवाद पर जोरदार प्रहार किया गया और उसको समाप्त करने की कोशिश की गई। तो एक वर्ष 2015 की जो राष्ट्रीय कार्यनीति अपनाई गई उसमें ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसी जो योजनाएं थी, एक तरह से उसको बल प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा डेवलपमेंट वर्क के अंतर्गत आप कई चीजों को देखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण, जिसकी शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी, उसके तहत लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित दूरस्थ क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया गया। सड़क निर्माण से हुआ क्या? वहां डेवलपमेंट वर्क्स को करना आसान हो गया, और साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती भी वहां आसान हो गई। इससे यह प्रभाव पड़ा। साथ ही भारत सरकार ने वहां पर मोबाइल टावर भी एस्टेब्लिश किए, जिससे कम्युनिकेशन बेहतर हो सका, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी कम्युनिकेशन बेहतर हो सका, और डेवलपमेंट वर्क्स को भी तेजी से फैलाने में मदद मिली। एक डेवलपमेंट वर्क क्या था? एक ये था कि इन क्षेत्रों में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित क्षेत्रों में, लोगों को और विशेष तौर से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना था, यानी उनके स्किल डेवलपमेंट किया जाना था। तो रोशनी योजना चलाई गई, और रोशनी योजना के माध्यम से यहां के युवाओं का कौशल प्रशिक्षण किया गया, यानी उनको स्किल के क्षेत्र में ट्रेनिंग प्रदान की गई ताकि वो रोजगार के योग्य बन सके। और साथ ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित क्षेत्रों में आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और जो औद्योगिक प्रशिक्षण से संबंधित संस्थान है, उनको एस्टेब्लिश किया गया, और स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी एस्टेब्लिश किए गए ताकि युवाओं के स्किल में सुधार किया जा सके। इस तरह के प्रयास किए गए। आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्कूल एजुकेशन पहुंचाने के लिए आवासीय विद्यालय, जो एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ खोले गए। 100 से अधिक एकलव्य आवासीय विद्यालय इन क्षेत्रों में खोले गए। तो आप देख सकते हैं कि चौतरफा डेवलपमेंट वर्क किए गए ताकि इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास को आगे बढ़ाया जा सके। ये सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था। कानूनी प्रयासों के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो यूएपीए कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का, उसके अंतर्गत जो सीपीआईएम है, माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको बैन कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। साथ ही जो कानूनन नीति है उसके अंतर्गत क्या किया गया? आप जानते होंगे एक अधिनियम को, जिसको हम पेसा अधिनियम 1996 जानते हैं, जो कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज है। इसमें क्या किया गया कि जो ग्राम सभाएं हैं उनको प्राकृतिक संसाधनों पर और गवर्नेंस संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अलावा एक और कानून है जिसको आप जानते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इसके तहत भी आप देखेंगे कि जो ग्रामीण समुदाय हैं उनको जो जंगल के उत्पाद हैं उन पर अधिकार उनको प्रदान किए गए। तो इस तरह के सुधार किए गए ताकि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें बहुत बड़ा आदिवासियों का क्षेत्र पड़ता है, उसके चौतरफा डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सके, कुछ कानूनी सुधार किए जा सके और नीति भी अपनाई गई। तो ये भारत की नक्सलवाद से लड़ने की एक चौतरफा रणनीति है जो वर्ष 2015 में तय कर दी गई थी। इसका परिणाम देखिए आप, इसका परिणाम यह है कि जहां वर्ष 2010 में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 223 थी, उनकी संख्या घट करके वर्तमान में वर्ष 2025 के अंत में कितनी हो गई है? जो अत्यधिक प्रभावित जिले हैं उनकी संख्या घट करके 3 हो गई है, और जो प्रभावित जिले हैं उनकी संख्या घट करके 11 हो गई है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि को प्रदर्शित करती है। वर्ष 2025 में 312 नक्सली
मुठभेड़ में मारे गए हैं उनको खत्म किया गया है। और इन 312 में से आप देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन, जैसे आप देखेंगे कि एक कर्रे गुट्टा हिल्स ऑपरेशन चलाया गया था हाल ही में, कर्रे गुट्टा हिल ऑपरेशन। इसके अंतर्गत 31 जो नक्सली हैं वो मारे गए थे। इसके अलावा एक नारायणपुर ऑपरेशन चलाया गया। नारायणपुर ऑपरेशन में 27 नक्सली मारे गए, जिसमें बसव राजू जैसे माओवादी भी शामिल थे। 27 माओवादी इसके अंतर्गत मारे गए थे। 258 माओवादियों ने, नक्सलियों ने वर्ष 2025 में आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से 1 करोड़ की इनामी आत्मसमर्पण इनके द्वारा किया गया। 1 करोड़ से अधिक की इनामी राशि वाले नक्सली भी इसमें मौजूद थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि को भारत की प्रदर्शित करता है। और वर्ष 31 मार्च 2026 तक सरकार की रणनीति है कि भारत को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करना है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? नक्सलवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में नक्सलबाड़ी से हुई। और दूसरा कथन है, नक्सल आंदोलन केवल पूर्वी भारत तक सीमित है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1, केवल 2 सही कथन चुनना है। 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।